संघर्ष। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि संघर्ष में वस्तुओं का संपर्क होना बहुत आवश्यक नहीं है। अगर वस्तुएं एक दूसरे को छूती नहीं हैं, तब भी उनके बीच अंतःक्रिया और ऊर्जा तथा संवेग का आदान प्रदान संभव है। संघर्ष विषय में हम उन दो वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के करीब आती हैं या एक दूसरे को छूती हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं, जिससे उनके बीच ऊर्जा और संवेग का आदान प्रदान होता है। संघर्ष में पुराने प्रकार के संघर्षों में हम पाते हैं कि संवेग का संरक्षण होता है, लेकिन संवेग के संरक्षण के लिए एक बात बहुत सामान्य और स्वाभाविक है कि कोई बाहरी बल नहीं होना चाहिए। जब हम संघर्ष से संबंधित होते हैं तो हम घर्षण, श्यानता आदि जैसे बाहरी बलों को नहीं मानते हैं। दो वस्तुएं टकरा रही हैं, संवेग संरक्षित रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका आकार क्या है, अर्थात यह नियम उनके आकार से स्वतंत्र है। यह नियम दो नाभिकीय कणों के टकराव के लिए भी सही है, साथ ही यह खगोलीय वस्तुओं के टकराव के लिए भी सही है। अब टकराव में ये कण बदल भी सकते हैं या नहीं भी बदल सकते हैं, दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। अगर टकराव के बाद कण बदल जाते हैं तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया हो चुकी है। अगर कण नहीं बदलते तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कहा जाता है। प्रकीर्णन में केवल दिशा बदलती है, लेकिन अभिक्रिया में कोई भी परिवर्तन संभव हो सकता है। और फिर टकराव का अध्ययन करने के लिए आप देखेंगे कि इसी आधार पर, इसी क्रम में हम विस्फोट का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए सामान्य रूप से कहना बेहतर होगा कि टकराव और विस्फोट दोनों का अध्ययन करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शब्द का उपयोग करते हैं। इसे अक्षर ई से दर्शाया जाता है। यह सापेक्ष वेग के बराबर होता है। देखिए, वी का अर्थ है अंतिम, यानी टकराव के बाद। यह टकराव के बाद की वेगों का अंतर है और टकराव से पहले की वेगों का अंतर है। आप कह सकते हैं कि यह टकराव के बाद और पहले की सापेक्ष वेग का अनुपात है, लेकिन विपरीत दिशा में। यहाँ माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि यदि आप u1 माइनस u2 लिख रहे हैं तो यहाँ आपको v2 माइनस v1 लिखना होगा। इसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि इसका उपयोग आप अक्सर बिजली, यांत्रिकी और यहाँ तक कि विकिरण अध्याय में भी करते हैं। सापेक्ष उत्सर्जन भी छोटे ई से दर्शाया जाता है। यांत्रिकी में भी हम इस शब्द ई का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ यह रेस्टिट्यूशन का गुणांक है। ई की अलग अलग टकराव के प्रकारों के लिए अलग अलग मान होते हैं। यह बस अनुपात है, इसका कोई मात्रक या आयाम नहीं होता है। हमने रेस्टिट्यूशन के गुणांक के बारे में जाना। यहाँ हम इसका सबसे प्रमुख उपयोग करने जा रहे हैं, जो है एक विस्फोट। लेकिन सतर्क रहें, हम यहाँ परमाणु विस्फोट की बात नहीं कर रहे हैं। वह बहुत खतरनाक होता है और वहां पर विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ हम रासायनिक और यांत्रिक विस्फोट की बात कर रहे हैं। मैं अपनी चर्चा को इन्हीं दो तक क्यों सीमित कर रहा हूँ? क्योंकि परमाणु विस्फोट में सापेक्षता का सिद्धांत और अन्य बातें भी शामिल होती हैं। रासायनिक विस्फोट में या इन जश्न मनाने वाले बमों को मारने से भी ये केवल मारने से फट जाते हैं, तो वह यांत्रिक विस्फोट होगा। इन विस्फोटों में एक वस्तु होती है जिसे हम सामान्यतः बम या पटाखा कहते हैं। यह वस्तु दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, कभी कभी कई अलग अलग हिस्सों में फट जाती है, जिससे यह एक जोरदार और प्रभावशाली घटना बन जाती है। देखिए, जब यह स्थिर था तब इसका कोई संवेग नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में इसकी वेग u शून्य थी। चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, लेकिन यहाँ संवेग शून्य है। यह दो हिस्सों में फट जाता है। फिर दोनों हिस्सों की, यानी भाग 1 और भाग 2, दोनों की अपनी अपनी वेग होगी। मैंने दोनों ओर संवेग संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह दिखाया है, क्योंकि वे संवेग को संरक्षित रखने के लिए विपरीत दिशाओं में चलेंगे। तो एक इस दिशा में जाता है, दूसरा उस दिशा में जाता है। उनका कुल संवेग शून्य ही रहेगा। क्यों? शुरुआत में यह शून्य था।
फिर दो चीजें मिलकर कुल मान शून्य बना रही हैं, इसका मतलब वे एक दूसरे के विपरीत हैं। ये विश्लेषण है विस्फोट का संवेग विश्लेषण। लेकिन आप ई के संदर्भ में सोचिए, सभी विस्फोटों के लिए ई एक से अधिक होता है। सभी टक्करों के लिए ई एक से कम या अधिकतम एक के बराबर होता है। लेकिन विस्फोट में हम कह रहे हैं कि ई एक से अधिक है। इसका क्या मतलब है? यह कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह कैसे संभव है? ये एक पटाखा है, अब इसे स्थिर अवस्था में रखा गया है, कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। जब यह फटता है तो दोनों हिस्से चलेंगे, यानी अब गतिज ऊर्जा होगी। शुरुआत में ऐसा नहीं था, अब है। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा। शुरुआत में गतिज ऊर्जा शून्य थी और अंत में उसमें कुछ मान आ गया, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। ये ऊर्जा कहां से बढ़ी? रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो गई है